हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पीपेप ट्रेनिंग का कंटिन्यू सेशन है। इसमें अभी तक जो हमने ट्रेनिंग कवर किया है डिजाइन रिकॉर्ड्स, ईसीएन, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, डीएफएमई, ठीक है। उसके बाद पीएफएमई किया हमने और प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन रिजल्ट्स एंड डायमेंशन रिपोर्ट जो हम कहते हैं उसको कवर किया। फिर हमने एमटीसी क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारे के ऊपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम जानेंगे इनिशियल प्रोसेस स्टडी क्या होता है, जिसको हम कहें तो एसपीसी, सीपी, सीपीके, पीबी, पीपीके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने सुना होगा। एसपीसी स्टडी कैसे किया जाता है, सीपी कैसे निकाला जाता है, सीपीके कैसे निकाला जाता है, पीपी क्या होता है, पीपीके क्या होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर टूल भी है और इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो आज की क्लास में हम यही कोशिश करेंगे जो इसको हम काफ़ी आसान भाषा में इसको समझें, जो कैसे एसपीसी स्टडी किया जाता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप इसका गाइड क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनिशियल प्रोसेस स्टडी जो है ये क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं ये होता क्या है। ओके, ये क्या है, ए सेट ऑफ टूल्स यूज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कैपेबिलिटी। मतलब इनिशियल प्रोसेस स्टडी जो हमें करते हैं वो क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स है जो हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करता है। ओके, इसके पर्पस क्या है, टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस एज कंपेयर टू द स्पेसिफिकेशन लिमिट। मतलब हमारा जो स्पेक लिमिट कस्टमर ने हमें दिया है उसके कंपैरिजन में हमारे प्रोसेस का परफॉर्मेंस क्या है ये बताता है। और क्या बताता है, टू डिटरमाइन द if production process is likely to produce प्रोडक्ट दैट विल मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमारा प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं, मीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके लिए। और व्हेन टू यूज, कब हमें इसे यूज करना चाहिए, टू स्टेबलाइज बेस, तो इसको कब हमें यूज करना चाहिए, टू एस्टेब्लिश बेस लाइन कैपेबिलिटी और टू वैलिडेट द प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जो हमारे से इनिशियल प्रोसेस स्टडी होता है, ठीक है। कस्टमर इसको पीपेप के टाइम में क्यों मांगता है, या फिर अगर पीपेप नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्शन की जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बना रहे हैं उसकी वेरिएबिलिटी को कम करना है, तो आपको ये स्टडी करना चाहिए। ये कैसे करेंगे आप, इस पे आप सीपी निकालेंगे, सीपी के निकालेंगे, पीपी निकालेंगे, पीपी के निकालेंगे। ये सारे होते क्या है, इसके ऊपर ही हमारा आज का ट्रेनिंग सेशंस है। तो इस सभी चीज़ निकालने के बाद हमें फाइंड आउट क्या होगा, जब हम ये स्टडी करेंगे, एसपीसी स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई भी पार्ट बनाने का जो प्रोडक्ट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो कितना कैपेबल है, उसमें वेरिएशन कितना है, ठीक है। उसकी स्टडी हम इस एसपीसी के थ्रू हम करते हैं। हमारा प्रोसेस का परफॉर्मेंस क्या है, हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है, हमारा प्रोसेस जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना सटीक है, ठीक है, कितना सेंट्रलाइज है और कितना वेरिएशन कम है। इस सारे के ऊपर हम वन बाय वन अभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी एसपीसी स्टडी जो हम करते हैं इसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है करने का, पहले हम वो जान लेते हैं, फिर आगे डिटेल हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, जब भी आपको एसपीसी स्टडी करना है तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के लिए और किस प्रोसेस के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम ये असेसमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, ठीक है, और किस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम ये एसपीसी स्टडी हम करने के लिए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करता है, वैलिडेट द स्पेसिफिकेशन लिमिट। मतलब हमने जो एस्पेक्ट लिमिट लिया है, प्लस माइनस का टॉलरेंस जो लिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको वैलिडेट करना है अपने को। कैसे, जो पार्ट हम बना रहे हैं क्या उस टॉलरेंस के लिमिट के अंदर हम बनाने के काबिल है या नहीं है, या हमारा प्रोसेस जो है कैपेबल है या नहीं है, ठीक है, हम उसको मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमें एक बार वैलिडेट करना है स्टडी करने से पहले। ओके, तीसरा क्या कहते हैं, वैलिडेट द मेजरमेंट सिस्टम। ये कैसे करेंगे आप, मेजरमेंट सिस्टम का लास्ट क्लास हमने देखा था, एमएसए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मतलब एमएसए एसपीसी स्टडी जब भी आप करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट आप मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, चाहे वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो या फिर आपको माइक्रोमीटर हो या डीवीएम हो, जो भी हो,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट का MSA जरूर करना है। अगर इंस्ट्रूमेंट कैपेबल हमारा नहीं है तो आपको क्या होगा, प्रोसेस में वेरिएशन रहेगा भी तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं पता अपन लगा पाएंगे कि हमारा वेरिएशन जो है प्रोसेस में है या इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हमें MSA किया हुआ जो ओके इंस्ट्रूमेंट है, वैलिडेट किया हुआ, उसी को यूज करना है। अगला प्रोसेस क्या कहता है, डाटा को कलेक्ट करना है। अब डाटा कैसे कलेक्ट करना है, डाटा देखो दो टर्म में डाटा हम कलेक्ट करते हैं, सारा काम यहीं से स्टार्ट होता है। एक डाटा आपको क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म, एक डाटा बोलता है लॉन्ग टर्म। अब जब आप CPK करते हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ CP लिखा है और CPK लिखा है, जिसमें 4 चीज़ें हैं इस टॉपिक में, एक CP है, एक CPK है, एक PP है और एक PPK। अब ये चारों चीज़ यहीं से निकलता है। जब हम CP और CPK की बात कर रहे होते हैं तो क्या है, हम शॉर्ट टर्म डाटा की बात करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म डाटा क्या होता है, ये स्पेशल कॉज इसमें कुछ नहीं होता है, मतलब कोई भी मैं स्पेशल कॉज को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ जो रेगुलर कॉज है उसको हम लेते हैं। और क्या है, कलेक्टेड अक्रॉस ए नैरो इंटरफेस स्पेसेस, आई वन शिफ्ट, वन मशीन, वन ऑपरेटर या फिर क्या 1 डे, ऐसा डाटा हम उसको लेकर के हम बना सकते हैं। मतलब क्या है, ये जो हम स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, ये लॉन्ग टर्म डाटा इसमें इस CP और CPK निकालने के लिए हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जब भी हमको CP और CPK निकालना होता है तो डाटा जो हमारा होता है वो शॉर्ट टर्म डाटा लिया जाता है। शॉर्ट टर्म डाटा क्या होता है, हमारा 1 शिफ्ट का हो सकता है, 1 मशीन का हो सकता है, 1 ऑपरेटर का हो सकता है, पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट का डाटा, एक फिक्स पार्ट लिया, फिक्स पैरामीटर का, फिक्स मशीन का, एक शिफ्ट का डाटा जो हमने लेकर के बनाया, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म डाटा हो गया। इससे हमें क्या निकलेगा, CP निकलेगा, CPK निकलेगा, प्रोसेस कैपेबिलिटी निकलेगा और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स निकलेगा। ठीक है, हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है। और लॉन्ग टर्म डाटा जब हम ले करके बनाते हैं तो इससे हमारा PP और PPK निकलता है। क्या निकलता है, PP निकलता है और क्या निकलता है, PPK निकलता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोसेस का परफॉर्मेंस और प्रोसेस का परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स है। सो ये दो चीज। अब लॉन्ग टर्म डाटा में क्या आ जाता है, इसमें सब्जेक्टेड टू द इफेक्ट ऑफ द बोथ रैंडम एंड स्पेशल वेरिएशन, मतलब इसमें हम सारा चीज कंसिडर करेंगे। रैंडम वेरिएशन भी जो आया होगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशल वेरिएशन जो आया होगा सो भी लेंगे। कलेक्टेड अक्रॉस ए ब्रॉड इंटरफेस स्पेसेस आए, मल्टीपल शिफ्ट का डाटा हम इसमें लेंगे, मल्टीपल मशीन का डाटा लेंगे, मल्टीपल ऑपरेटर का डाटा लेंगे। मतलब कंप्लीट जो हमारा एक प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम वैलिडेशन करेंगे, उस प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे, तो हमारा प्रोसेस का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, हमें PPK और PP निकलेगा। ओके, और जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इसका 5वां स्टेप क्या कहता है। 5वां स्टेप कहता है एक्सेस डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिन द शेप ऑफ योर डाटा, मतलब ऐसे डाटा जो आपने ले लिया उसको एग्जामिन करना है, उसका डाटा का शेप कैसा है। ठीक है, ये कैसे आप करोगे, हिस्टोग्राम बनाओगे, आप उसके लिए देखोगे डाटा किस हिसाब से डाटा हमारा आ रहा है। ओके, और क्या कहता है, एसेस द प्रोसेस स्टेबिलिटी, इसके लिए क्या करेंगे आप, यूज द कंट्रोल चार्ट टू सी द प्रोसेस बिहेवियर। मतलब आपने डाटा लिया तो जब आप चार्ट बनाओगे उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे और डे वाइज आप डेली डाटा अगर उसमें से लेके मॉनिटर कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस शिफ्ट में हमारा जो डाटा है, हमारा ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर लाइन बना हुआ है। ओके, हमने यहाँ पे दे दिया ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा लोअर लिमिट है। अब हम डेली बेस पे डाटा ले रहे हैं, आज 1 तारीख है, 2 है, 3 है, 4 है, 30 तक डाटा हमने लिया। हमने कोई आज का रीडिंग लिया एक पार्टिकुलर पैरामीटर पे, हमारा रीडिंग यहाँ पे आया, कल जो हमारा रीडिंग है नीचे आ गया, तीसरे दिन में रीडिंग और नीचे आ गया, चौथे दिन में रीडिंग हमारा ऊपर जा रहा है, 5वां ऐसा आ रहा है, 6ठा ऐसा आ रहा है, 7वां दिन अगर हमारा लाइन से बाहर जा रहा है, 8वां ऊपर जा रहा है। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल चार्ट को जब एनालिसिस करोगे आप तो आपको पता चलेगा तो डाटा जो हमारा है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हो सकता है पार्टिकुलर ये एक ही डे में आकर के एक ही शिफ्ट में एक ही मशीन में एक टाइम आता होगा जब ये शिफ्ट से आउट होता होगा, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा जब आप चार्ट में प्लॉट करेंगे। अब इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है उस टाइम में कुछ कहीं पावर का फ्लक्चुएट तो नहीं होता है पार्टिकुलर उसी टाइम में, या पार्टिकुलर उस टाइम में मैन पावर का कुछ चेंज ओवर तो नहीं होता है, या पार्टिकुलर उस टाइम में कुछ और हमने मटेरियल चेंज तो नहीं किया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एक पैरामीटर जो है लिमिट से बाहर चला गया। तो आपको डाटा का क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस का स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, किसके, कंट्रोल चार्ट के थ्रू। ठीक है, ये अपना 6ठा स्टेप है। 7वां स्टेप क्या कहता है, हमें कैलकुलेट द प्रोसेस कैपेबिलिटी। इसके ऊपर हम जानेंगे, पूरा फॉर्मूला के साथ हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी है, CP/CPK है, PV/PPK है, ये है निकालते कैसे है। ठीक है, तो क्या क्या जाना अभी हमें इसमें,
सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है हमें किस प्रोसेस का, किस कैरेक्टरिस्टिक्स का, किस प्रोडक्ट का हमें एनालिसिस करना है, सीपी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वैलिडेट करना है किसको हमें, जो हमारा एस्पेक्ट लिमिट है। एस्पेक्ट लिमिट क्या है, जो प्लस माइनस का टॉलरेंस होता है उसको हमें वैलिडेट करना है, जो क्या उस लिमिट पे हम पार्ट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। वो वैलिडेट जब हो गया तो हमें क्या करना है, तीसरा मेजरमेंट सिस्टम का एनालिसिस करना है, वैलिडेट करना है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका एमएसए करना है। ठीक है, और चौथा उसके बाद क्या होगा, आपको डाटा का कलेक्शन करना है। जब ये तीन चीज़ें हो गई, आपको पैरामीटर पता चल गया, एस्पेक्ट लिमिट पता चल गया, इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया, तो आपको डाटा लेना है जिसका आप रीडिंग लोगे। डाटा कैसा है, दो तरह का डाटा है, एक शॉर्ट टर्म वाला डाटा होगा, एक लॉन्ग टर्म का डाटा होगा। अगर आपको सीपी के निकालना है तो आप शॉर्ट टर्म का डाटा लो, आपको पीपी के निकालना है, ठीक है, प्रोसेस का परफॉर्मेंस निकालना है, तो आप लॉन्ग टर्म का डाटा लो। ठीक है, उसके बाद क्या हमने जाना, जो डाटा हमने ले लिया तो डाटा को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करना है। ठीक है, हमारा डाटा का शेप कैसा है, किस तरह का डाटा हमारा बिहेव कर रहा है, फ्लक्चुएशन क्या है डाटा में। उसके बाद हमें क्या करना, प्रोसेस की स्टेबिलिटी चेक करना है। कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लान के थ्रू, जो भी हमने बताया। जब ये सारा काम हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला में डाल करके सीपी और सीपी के निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा प्रोसेस जो है वो कैपेबल है कि नहीं है, इसका फाइंड आउट करने का गाइडलाइन क्या है। कैसे हम बोलेंगे जो हमारा प्रोसेस है वो कैपेबल है, या कैसे हम बोलेंगे हमारा प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, इसकी या फिर सीपी की स्टडी जो हम करेंगे, इसका हमारा गाइडलाइन प्रोसीजर क्या बोलता है। ओके, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप एक चार्ट बना हुआ है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, उसी को थोड़ा सा ये हम जो बोले प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करें, जो आपको समझना थोड़ा और आसान होगा, जो हमने पहले डिस्कस किया। जैसा कहा, प्रोसेस को हमने डिफाइन कर लिया, सेलेक्ट मेजर कर लिया जो भी हमको मेजर करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट एंड इंटरप्ट द डाटा। जैसे हमने कहा डाटा सेलेक्ट किया, चाहे शॉर्ट टर्म डाटा है, लॉन्ग टर्म डाटा है, वो कलेक्ट कर लिया। उसके बाद डाटा को जब हम इंटरप्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो प्रोसेस हमारा स्टेबल है कि नहीं है। अगर हमारा प्रोसेस स्टेबल है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है तो कहाँ चला गया, आगे जाएगा। फिर इन्वेस्टिगेट एंड फिक्स द स्पेशल कॉज, कुछ तो कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस जो है स्टेबल नहीं है। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिक्स करेंगे, तो वापस हम जाएंगे, फिर से डाटा लेंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे। ओके, और जब हमारा प्रोसेस स्टेबल हो गया, डाटा एक बार सही आ गया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोसेस है वो कैपेबल है कि नहीं है। ठीक है, प्रोसेस की कैपेबिलिटी मतलब सीपी हम निकालेंगे। ओके, जब हम निकालेंगे सीपी की, अगर ये प्रोसेस हमारा लिमिट से कम आया, 1.33 से कम आया सीपी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस हमारा कैपेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंप्रूव द प्रोसेस कैपेबिलिटी। हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसे हमें इंप्रूव करना पड़ेगा और फिर से डाटा लेकर के ये काम करना पड़ेगा। अगर हमने चेक किया फर्स्ट टाइम ही हमारा प्रोसेस कैपेबल है तो वेरी गुड है। फिर हम फर्दर आगे क्या करेंगे, यूज द एसपीसी टू मेंटेन द करंट प्रोसेस। हमें एज पर टाइम प्लान के थ्रू एसपीसी करना है, जिससे हमारा प्रोसेस जो वो मेंटेन्ड है। समझे, और ये सारा एनालिसिस करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि आपका प्रोसेस जो है कैपेबल है या नहीं है। ओके, इसका पर्पस क्या है, डिटरमाइन द एडुकेसी ऑफ द प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर एंड मैनेजमेंट नीड्स। मतलब कस्टमर ने जो भी आपको कहा है, मैनेजमेंट की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एडुकेट है कि नहीं उस प्रोसेस के लिए, उसको डिटरमाइन करने का ये हमारा टेक्निक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं जो हमने कहा फॉर्मूले के बारे में, सीपी क्या होता है, ओके, सीपीके क्या होता है, पीपी क्या होता है और पीपीके क्या होता है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है, अपर एस्पेक्ट लिमिट है माइनस लोअर एस्पेक्ट लिमिट है, डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा कर देना है। ठीक है, मतलब अभी हम अपर एस्पेक्ट लिमिट, लोअर एस्पेक्ट लिमिट सभी हमने एमएसए के टाइम में पढ़ा था। जो भी आपका पैरामीटर दिया हुआ है, जो भी आपका टॉलरेंस दिया हुआ, प्लस माइनस का जो चार्ट है, सपोज 5 mm का कोई टॉलरेंस है, प्लस माइनस 0.5 दिया है, तो 5.5 क्या हो गया, यूएसएल हो गया, और 4.5 क्या हो गया, एलएसएल हो गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, मतलब माइनस कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो और 6 सिग्मा से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल गया आपका, सीपी निकल गया। ओके, और इसका मतलब कहता क्या है, रिलेट टू शॉर्ट टर्म विद इन सब ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन टू द टॉलरेंस। और क्या कहता है, समटाइम कॉल्ड इनटॉलरेंस, मीनिंग इट इज द बेस्ट द करंट प्रोसेस कैन डू इफ सेंटर्ड। मतलब ये है हमारा किससे रिलेटेड करता है, जो सीपी हम निकालते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए निकालते हैं। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट तब माना जाता है जब हमारा प्रोसेस जो है सेंटर्ड होता है।
अब प्रोसेस सेंटर्ड कैसा होता है और कैपेबल कैसा होता है ये भी हम आगे जानेंगे, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। और अभी हम जानते हैं फिर सीपीके के बाद सीपीके क्या होता है। ठीक है, सीपी तो ये हो गया अपर एस्पेक्ट लिमिट माइनस लोअर एस्पेक्ट लिमिट डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। और सीपीके क्या कह रहा है आपका, जब आप सीपीके निकालोगे तो ये क्या कहते हैं, प्रोसेस की कैपेबिलिटी है, मतलब कितना प्रोसेस आपका सेंटर्ड है। ठीक है, अब सेंटर्ड क्या होता है हम आगे जानते हैं। तो उसका क्या कह रहे हैं, मिनिमम ऑफ अपर एस्पेक्ट लिमिट माइनस एक्स और या फिर एक्स माइनस लोअर एस्पेक्ट लिमिट डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। अब एक्स बार क्या है, एक्स क्या है, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एमएससी के टाइम में एक्स बार हम कैसे निकालते हैं। ओके, जो हमारे रेंज के ऊपर निकालते भी हम सीट में आएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर आपने एमएससी का स्टडी नहीं लिया होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। और सेम सीपी और पीपी का फॉर्मूला देखें तो दोनों क्या है, ये सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टर्म है और यहाँ पे क्या है लॉन्ग टर्म है। इसी तरह से सीपीके देखें और पीपीके देखें, इसमें कोई चेंज नहीं है, फार्मूला सेम है, मिनिमम ऑफ सेम फार्मूला है, अपर एस्पेक्ट लिमिट माइनस एक्स बार या फिर एक्स बार माइनस लोअर एस्पेक्ट लिमिट, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हम ले लेंगे और 3 सिग्मा से हमने डिवाइड कर देंगे। और ये क्या डाटा क्या रहेगा, ये लॉन्ग टर्म का डाटा रहेगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म का डाटा लेके हमने बनाया तो सीपी सीपीके बना दिया, लॉन्ग टर्म का डाटा लेके हमने बनाया तो पीपी और पीपीके बना दिया। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहता है। सीपी सीपी के समय प्रोसेस की कैपेबिलिटी पता चलती है, कितना प्रोसेस हमारा कैपेबल है, और पीपी पीपीके से हमारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, हमारा प्रोसेस जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज पर हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कहा सीपी सीपी का यूज टू एस्टिमेट द पोटेंशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी, जो कि मैंने कहा, और पीपी पीपीके क्या है, यूज टू मेजर द एक्चुअल प्रोसेस का परफॉर्मेंस। ओके, अब कैपेबिलिटी इंडिसेस सीपीके क्या कहता है, सीपीके प्रिडिक्ट्स कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म विद इन द सब ग्रुप वेरिएशन, और क्या डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस वेरिएबिलिटी बिटवीन द सब ग्रुप्स। ओके, और सीपीके क्या कर रहा है, सीपीके शुड बी यूज्ड व्हेन द डेवलपिंग अ न्यू पार्ट्स, revising the spec of the part. Okay, material process manufacturing locations or equipment have significant change or material suppliers have changed include the certificate of analysis। मतलब कैपेबिलिटी जो हम सीपीके ने करेंगे, ठीक है, इसका इंडिसेस क्या कहता है, प्रेडिक्ट द कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म पे हमें करना है और सब ग्रुप का वेरिएशन पता करने के लिए करना है। ठीक है, और डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस वेरिएबिलिटी बिटवीन द सब ग्रुप, मतलब जो हमारा सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या होगा, जब आपने डाटा लिया है तो 10 सेट में सपोज आपने डाटा लिया है, 5 बार 5 रीडिंग डाटा है आपका, 2 3 4 5। अभी आपका क्या है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ऐसा आपने 25 ग्रुप का डाटा लिया है, तो ये उसका एक क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, दूसरा सब ग्रुप हो गया, तीसरा सब ग्रुप हो गया डाटा का। ठीक है, ये सारे डाटा होगा। ये क्या कह रहा है, डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस वेरिएबिलिटी बिटवीन द सब ग्रुप, मतलब इन सब ग्रुप के बीचों का आपको ये इफेक्ट इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है जब आप सीपी सीपीके निकाल रहे हैं। ओके, और क्या कह रहा है आपका, सीपीके शुड यूज्ड व्हेन द डेवलपिंग द न्यू पार्ट्स, जब भी आप नए पार्ट डेवलप करेंगे तो सीपीके आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, या फिर जब भी आप एस्पेक्ट लिमिट को रिवाइज करेंगे पार्ट का, आपको सीपीके करना चाहिए। या फिर आप जब मटेरियल में चेंज किया, प्रोसेस में चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में चेंज किया, इक्विपमेंट हो गया सिग्निफिकेंट, कुछ भी ऐसा चेंजिंग आई मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल में, तो आपको सीपीके करना चाहिए। और या फिर मटेरियल का सप्लायर आपने चेंज किया तो भी आपको सीपीके करना पड़ेगा, स्टडी उसको वेरीफाई करने के लिए। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। और पीपीके क्या कहता है, पीपीके इंडिकेट्स पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, सीपीके क्या बता रहा है, करंट जो चल रहा है हमारा, अभी अभी जो हमने एक शिफ्ट का डाटा लिया उसका हमने स्टडी किया और बताया सीपीके हमारा इतना है। पीपीके क्या है, ये लॉन्ग टर्म डाटा है, आप एक शिफ्ट का डाटा लिया, फिर अगले दिन फिर से दूसरे शिफ्ट का डाटा लिया, फिर तीसरे दिन तीसरे शिफ्ट का डाटा लिया, ये सारे शिफ्टों का डाटा जब आपने लॉन्ग टर्म का मिला लिया, 1 महीने का डाटा ले लिया, उस डाटा से बना करके जब हम एनालाइज करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पीपीके निकलेगा, मतलब पास्ट का हमारा परफॉर्मेंस क्या है। ओके, ये किस पे बनता है, बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म टोटल वेरिएशन, जो हमारा लॉन्ग टर्म का डाटा है। अनलाइक सीपीके, पीपीके इज नॉट लिमिटेड टू द वेरिएशन बिटवीन द सब ग्रुप्स। ठीक है, मतलब ये सीपीके के जैसे जो है, पीपीके जो होता है हमारा वो सीपीके के जैसे नहीं होता है, जो कि सब ग्रुप का सिर्फ वेरिएशन पता करे, ये पूरा प्रोसेस का ही वेरिएशन पता कर लेता है। However, पीपीके कैन नॉट आइसोलेट विद इन द सब ग्रुप वेरिएशन फ्रॉम द बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन। ठीक है, इसको हम सिर्फ आइसोलेट सब ग्रुप के लिए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फुल प्रोसेस का वेरिएशन को पता लगाता है। ओके, और क्या कहता है,
When calculated from the same data set, CPK and PPK can be compared to analyze the source of process variation. ठीक है, अब CPK जब आपने निकाल लिया, पर्टिकुलर एक CPK का डाटा लिया तो आपको CPK निकला। ऐसा आप हर रोज CPK निकाल ले हो किसी प्रोसेस का, किसी पर्टिकुलर मशीन का, तो आपको CPK मिल गया। और जो कंपेयर सारा डाटा लेकर के जब आपने PPK लिया, PPK बनाया, तो आपको क्या निकलेगा? PPK निकलेगा किसका? उसी प्रोसेस का, उसी मशीन का। इसमें आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस रहेगा। CPK में पर्टिकुलर एक टाइम का डाटा रहेगा। अब दोनों को जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा हमारे प्रोसेस में वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है। ओके, PPK शुड बी यूज्ड व्हेन द सप्लायर इज न्यू बट द ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड ए पार्ट, नया सप्लायर है, ओके, और द सप्लायर इज एग्जिस्टिंग बट द प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मेटिंग पार्ट। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? CPK PPK करना पड़ेगा। ओके, जब भी हमारा सप्लायर चेंज होगा, नया रहेगा, या फिर सप्लायर एग्जिस्टिंग है, वो नया पार्ट हमें बना रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, CP और CPK के बारे में? जैसे हमने पहले ही डिटरमाइन द CP क्या कहता है? डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टू द स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेक लिमिट के अगेंस्ट हमारी कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्शन का, उसके वो स्टडी करके बताता है कितना कैपेबल है, कितना नियर अबाउट है। और CPK क्या बताता है? CP के जैसे ही होता है, बट मेजर द हाउ सेंटर्ड द प्रोसेस इज, मतलब सेंटर लाइन के कितना टारगेट है, टारगेट वैल्यू के हमारा कितना नज़दीक प्रोसेस है, ये हमारा CPK बताता है, ये इंडेक्स बताता है। और CP क्या पर्टिकुलर ये बताता है कि हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है। ठीक है, अब हमारा किसी भी प्रोसेस का CP CPK दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक साथ होना चाहिए, दोनों भी होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं हमारा CP CPK अच्छा है और प्रोसेस हमारा कैपेबल है और सेंट्रलाइज्ड है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट बोथ, दोनों इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं, थोड़ा आपको आसानी से समझ में आएगा। 4 एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी पहले एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या है? CP 1.67, CPK 1.67, मतलब दोनों वैल्यू हमारा 1.67 आ रहा है। ठीक है, इस चार्ट में आप देखें तो क्या है, 2 चीज़ें इसमें बताई गई है। एक तो ये सेंटर लाइन हो गया, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो आप सेंटर लाइन देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कस्टमर मांग रहा है डाटा इतना, सपोज ये कुछ भी एक डाटा आप ले लो, ये मेरा रिक्वायरमेंट है कस्टमर का जो सेंटर लाइन है, और उसने 2 लिमिट दिया है, प्लस और माइनस। प्लस लिमिट अपर एस्पेक्ट लिमिट हो गया, ठीक है, और माइनस क्या हो गया? लोअर एस्पेक्ट लिमिट हो गया। आपको क्या है? इस पार्ट को इसके अंदर ही बनाना है। ठीक है, तब जितना इस सेंटर लाइन के नज़दीक आपका पार्ट बन रहा है उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तब हम इस पार्ट को इस लाइन के अंदर हम बना रहे हैं, तो हमारा क्या है? प्रोसेस कैपेबल भी है और सेंटर्ड भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये जो हमारा लाइन है, जो ब्लू लाइन आपको व्हाइट अभी दिख रहा है, ये हमारे सेंटर लाइन के कितना नज़दीक है? ये और भी नज़दीक आएगा तो CPK हमारा और भी बढ़ जाएगा। ये जितना फैलेगा व्हाइट लाइन, CPK हमारा उतना कम होगा। ठीक है, तो इस में क्या पता चल रहा है? हमारा प्रोसेस कैपेबल भी है और सेंटर्ड भी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? इसकी जो CP है, CP तो सही है, 1.67 आ गया, ये कैपेबल है, लेकिन क्या है? CPK क्या है? हमारा नॉट कैपेबल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटर लाइन है, प्लस माइनस जो टॉलरेंस हमारा एस्पेक्ट लिमिट दिया है, उससे ये बाहर हो गया। ठीक है, मतलब सेंटर लाइन के मीट ही नहीं कर रहा, बल्कि ये एरिया से ही बाहर हो गया, इसलिए हमारा CPK मीट नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रोसेस हमारा कैपेबल तो है बट सेंटर्ड नहीं है। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें क्या है? प्रोसेस हमारा नॉट कैपेबल है बट सेंटर्ड है। कैसे? जो हमारा ये लाइन है, व्हाइट लाइन आप देखें, ये हमारा क्या है? लिमिट से बाहर जा रहा है। जो हमारा अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, इतना हमारा लोअर लिमिट से भी बाहर चला गया, इतना पार्ट हमारा अपर लिमिट से भी बाहर चला गया। तो क्या हो गया? प्रोसेस हमारा कैपेबल नहीं है, लिमिट से बाहर जा रहा है, रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जो भी हमारा इसकी ग्राफ प्लॉट हो रही है वो सेंटर्ड पे है, इसका टॉप पॉइंट जो है ये देखिए सेंटर पे है। ठीक है, मतलब इसकी वेरिएशन ज़्यादा है लेकिन सेंटर पे है। जैसे फॉर एग्जांपल 5.5 अगर हम लेते हैं तो इसका वैल्यू जो है सेंटर, जब हम डाटा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो मेन जो सेंटराइज वैल्यू है वो तो लाइन को मीट कर रहा है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट की वजह से रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है, हायर लिमिट की वजह से भी रिजेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो क्या है? हमारा प्रोसेस कैपेबल नहीं है बट सेंटर्ड है। इसी तरह से चौथा देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या कहेगा आपका? जो हमारा प्रोसेस है ना ही कैपेबल है ना ही सेंटर्ड है। ठीक है, मतलब हमारा जो ये लाइन है, ये अब देखें क्या हो गया, हमारा लाइन जो है सेंटर भी नहीं है, मतलब सेंटर लाइन तो यहाँ पे है और सेंटर ये यहाँ पे पहुँच गया, ये सेंटर से शिफ्ट हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, और लोअर एस्पेक्ट लिमिट और अपर एस्पेक्ट लिमिट के बीच में भी नहीं आ रहा है, मतलब पार्ट इसका सेंटर जो लाइन ही शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, ये
आउट ऑफ टॉलरेंस हो गया, जिसकी वजह से हमारा पार्ट रिजेक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोसेस हमारा जो है कैपेबल भी नहीं है और सेंटर भी नहीं है। ओके, तो इस तरह का ग्राफ को स्टडी करने के लिए आना चाहिए। अभी हम देखते हैं सीपीके स्टडी जो है एक्सेल सीट में कैसे किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक सीट पे डाटा ले लिया है। इसमें अब देखो, सपोज कोई एक पार्ट है, ओके, कस्टमर का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या लेना है हमें, एक पार्ट ले लिया हमने, एक केबल बना रहे हैं, बैटरी केबल बना रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर ले लिया हमने, क्रिम्प हाइट ले लिया। ओके, कस्टमर का नाम आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, कस्टमर का नाम डालो, जो भी आपका कस्टमर है, डेट आपने जब किया सो ले लो, पार्ट नंबर का डिटेल डाल दो, स्पेक लिमिट डाल दो। अभी क्या है हमारा इसमें सब ग्रुप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टोटल 20 हमारे सब ग्रुप है। ठीक है, और एक ग्रुप में कितने डाटा है, 1 2 3 4 5, मतलब एक ग्रुप में 5 डाटा है, 5 सबसेट ऑफ डाटा है, जिसको मिल करके ये एक ग्रुप बना, जिसके बारे में मैं पीछे बात कर रहा था। ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है। तो हमने क्या किया, हमारा जो पार्ट है उसका हम हाइट, कोई क्रिम्प हाइट है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, इसका हम एफपीसी स्टडी कर रहे हैं। तो ये कितना बता रहा है, 6.8 है प्लस माइनस 0.1 है। तो हमारा अपर स्पेक लिमिट क्या है, लोअर स्पेक लिमिट क्या है, यूएसएल हमारा क्या हो जाएगा, 6.8 है तो 6.9 हमारा क्या हो गया, यूएसएल हो गया। और लोअर कितना हो गया, 6.7 हमारा क्या हो गया, लोअर स्पेक लिमिट हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें इससे पता चल गई। जब हम चेक करना शुरू किए पार्ट को, टोटल हमने कितना पार्ट लिया, 20 × 5, 100 पार्ट्स लिया हमने, एक शिफ्ट का डाटा लिया, पूरा 1 शिफ्ट का डाटा है। ठीक है, और हमने पार्ट कितना लिया, 100 पार्ट लिया। ठीक है, और कैसे लेंगे, हमें 1 शिफ्ट का डाटा है तो ये हमने एक ही मशीन का बार बार जा करके थोड़ी थोड़ी देर पे 1 से 8 घंटे में हमने 100 पीस को कलेक्ट कर लिया। अब 100 पीस जो हमने कलेक्ट किया उसका हमने उस एक पैरामीटर जो हमारे क्रिम्प हाइट है उसको हमें चेक करना शुरू किया। ठीक है, तो हमने 5 बार चेक किया, पहला नंबर में हमने 5 बार चेक किया। पहली रीडिंग आई 6.82 आई, 84 आई, 82 आई, 83 आई, 6.81 आया। जितनी रीडिंग 100 पार्ट्स की आती गई हमने इसमें फीड करते गए सारे, पहले ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ऐसे करके एक, मतलब सपोज एक शिफ्ट का डाटा है, एक शिफ्ट में हमने 20 बार डाटा लिया। पहली बार में हमने 5 पार्ट लिया, 5 पार्ट का रीडिंग ले लिया, दूसरी बार में फिर 5 पार्ट लिया, तीसरी बार में फिर 5 पार्ट लिया। ऐसा करके हमने 20 बार जो पार्ट लिया वो 20 बार का पार्ट का रीडिंग है। एक बार अपने हाइट बर्नियर से मॉनिटर करके इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, सारे हाइट का जोड़ करके यहाँ पे सम हो जाएगा, और एक्स क्या निकलेगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। मतलब सारा जो जुड़ा है उसमें डिवाइड कर दिया तो क्या निकल गया, आपका एवरेज निकल गया। मतलब 34.12 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका 6.82 आ जाएगा। ठीक है, और आर क्या है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, 6.842, देखो अब 6.84 जो है हमारा क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है। लोएस्ट क्या है, 6.81 हमारा लोएस्ट है। 6.84 में से 6.81 माइनस करेंगे कितना होगा, 0.03। तो आर क्या निकल गया हमारा, 0.03 निकल गया। ऐसा हर ग्रुप का हम निकालते गए और फाइनल में हमारा क्या निकलेगा, लास्ट में एक्स बार निकलेगा और इधर क्या निकलेगा, आर बार निकलेगा। एक्स बार क्या निकलेगा हमारा, ये सारे एवरेज का एवरेज निकलेगा। क्या है, जितना भी इस टोटल एवरेज हुआ उसको ऐड करके 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल गया, 6.80 हमारा एक्स बार निकला। इस तरह से रेंज बार के सारे रेंज को जोड़ करके 20 से डिवाइड कर लिया तो हमारा क्या निकल गया, आर बार निकल गया। ठीक है, इतना समझ गया। 100 पार्ट लिया 20 टाइम्स में। ठीक है, एक टाइम में 5-5 पार्ट लिया हमने, और ऐसा 20 बार हमने किया तब जाके हमारे 100 पार्ट हुए। 100 पार्टों का रीडिंग लेना हमने शुरू किया। ठीक है, हर ग्रुप का एक एक रीडिंग लिया। रीडिंग लेने के बाद हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाला और रेंज निकाला। इस तरह से दूसरे का भी एवरेज निकाला और रेंज निकाला। और जब सभी 100 पार्ट का निकल गया तो लास्ट में पूरे एवरेज जो निकले हैं उस एवरेज का एवरेज निकाला और रेंज का एवरेज निकाला। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। उसके बाद क्या है, आपको ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखना है। अगर हमारा 5 सेट है, एन जैसे क्या है सेट बताता है, हमारा 5-5 पार्ट का हमने सेट लिया तो ये पहला सेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कांस्टेंट वैल्यू D2, A2 और A4, ये कांस्टेंट आपको याद रखना। अगर आपने 2 सेट लेकर के डाटा बना रहे हो तो आपको D2 जहाँ पे मल्टीप्लाई करने का आएगा तो आपको ये वैल्यू कंसीडर करना है। यहाँ पे हम 5 लेकर के बना रहे हैं तो हम जो भी डाटा कंसीडर करेंगे D2 का वैल्यू ये इतना लेंगे, A2 का वैल्यू ये लेंगे और D4 का वैल्यू ये लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इसको एसपीसी मैनुअल के थ्रू आपको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन में भी आपको पता चलेगा इसका यूज कैसे करते हैं।
ठीक है। जब आपने एक बारी डाटा ले लिया उसके बाद क्या करना है आपको, सम एक्स करना है। सम एक्स क्या है, जो सारे डाटाओं को हमने जोड़ा है उस जोड़ का जोड़, मतलब टोटल जो पूरा कैलकुलेट होके कितना आया, सम एक्स। ये क्या निकला यहाँ पे 6.79.91। ये डाटा उठा करके हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, पहला काम हो गया सम एक्स। दूसरा क्या है, एक्स निकालो भाई। अगर एक्स बार कैसे निकालेंगे हम, जो हमने सारा एवरेज निकाला उस एवरेज का एवरेज जो है वो हमारा एक्स हो गया। आर क्या हुआ हमारा, जो सारा रेंज निकला उस रेंज का एवरेज क्या हो गया, आर हो गया, जो यहाँ पे है। अब सिग्मा क्या होगा, कहते हैं ना 3 सिग्मा है कि 6 सिग्मा है या 5 सिग्मा है, कितने सिग्मा पे आप बना रहे हो। तो सीपीके और सीपीके निकालने की रिक्वायरमेंट जो होती है आपको 6 सिग्मा पे निकालना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका प्रोसेस क्रिटिकल है तो, अगर क्रिटिकल नहीं है तो आप 3 सिग्मा पे भी निकाल सकते हैं, अगर आपका प्रोसेस उतना क्रिटिकल नहीं है तो। ठीक है, तो 3 सिग्मा एवरेज नॉर्मली प्रैक्टिस में निकाला जाता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है आप 6 सिग्मा के ऊपर काम करो। तो उसके लिए आपने सिग्मा निकालना पड़ेगा। जो सिग्मा वैल्यू होता है ये होता क्या है, तो सिग्मा कैसे निकालते हैं, आर डिवाइडेड बाय D2 होता है। आर क्या है, आर तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे जो भी हमारा निकल के 0.04। D2 क्या हुआ, अब D2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि मैंने कहा D2 हमको क्या से लेना पड़ेगा, 2.326 जो कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। 5 का सेट है तो हमें D2 क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो R से D2 को डिवाइड किया तो हमें सिग्मा निकल गया। अब 3 सिग्मा का जहां हम यूज करेंगे वहां पे हम वैल्यू लेंगे 0.049, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया। जहाँ पे 6 सिग्मा का वैल्यू लेंगे वहां पे 0.098 आएगा। ओके, ये निकल गया आपका बेसिक चीज। अभी क्या है, इसमें 2 चार्ट आपको दिख रहा है, एक एक्स चार्ट दिख रहा है, एक आर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अभी आपका क्या कहता है, जो एक्स चार्ट है, जैसा कि हमने एमएससी के टाइम में भी पढ़ा था, ये हमारा एवरेज का चार्ट है। जो भी पार्टों का हमने एवरेज निकाला, जैसे देखो यहाँ पर 6.82 आया, पहला पॉइंट 6.82 आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है आपका 6.78 आया, यहाँ पे देखो आप। दूसरा कहाँ आ रहा है 6.78 है। तीसरा क्या कह रहा है 6.81 है। ठीक, कितना आ गया 6.81। इसी तरह से जो हम एवरेज निकालते जा रहे हैं हमारा चार्ट बनते जा रहा है। और आर चार्ट क्या है, ये हमारे वेरिएशन को बताता है, हमारे प्रोसेस में वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो पहली वेरिएशन कितनी आ रही है 0.03 आ रही है, 0.03 यहाँ पे आ गई देखो। दूसरी वेरिएशन कितनी आ रही है 0.02 आ रही है। तीसरी कितनी आ रही है यहाँ पे 0.03 आ रही है। तो जो भी वेरिएशन जिस हिसाब से आ रही है उसके हिसाब से हमारा ये चार्ट बन रहा है। अब इस चार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये चार्ट आपका जो अपर एस्पेक्ट लिमिट है, जो 6.8 हमारे सेंटर लाइन आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा अपर लिमिट है और ये हमारा लोअर लिमिट है। इस लिमिट से किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो कि बढ़ते बढ़ते जा करके पार्ट यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा और आपका ये सीपी स्टडी जो आप निकाल लें वो फेल हो जाएगा। इसलिए ये आपको हमेशा लिमिट के अंदर रहना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ग्राफ की, जो आपका ये प्लॉट हो रहा है ग्राफ कंटिन्यू एक साइड में 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ नीचे आया, फिर देखो सेंटर लाइन से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी देखो यहाँ पे ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, दूसरी बार भी ऊपर ही है, तीसरी बार में नीचे आ गया। अब ये ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी ऊपर है, तीसरी बार यहाँ पे आ गया, चौथी बार भी यहाँ पे आ गया, पांचवी बार भी यहाँ पे आ गया, छठी बार भी यहाँ भी आ गया और सातवीं बार में जाकर के नीचे आ रहा है। मतलब ये 6 बार कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, मीन्स प्रोसेस आपका वन साइड शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका एसपीसी स्टडी में ये फॉल्ट आ जाएगा, आपको एनसी आ जाएगी, नहीं आपका जो प्रोसेस है कैपेबल नहीं है, आपको उसको सही करना पड़ेगा। किसी कारणवश से ये कंटिन्यू वन टाइम शिफ्ट होते जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे कि आपका वन साइड में नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज आपकी न ही अपर लिमिट के ऊपर जाए और न ही लोअर लिमिट के नीचे है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और सेम ही दोनों चार्ट के लिए अप्लाई होता है। ओके, ये तो हो गई ग्राफ की बात। अपर स्पेक लिमिट लोअर स्पेक लिमिट हमने डिस्कस कर ही लिया था। अभी क्या है, यूएसएल और एलसीएल जो हम निकालते हैं, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे और लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है यूसीएल निकालने के लिए, x प्लस A2R। अब x क्या है, x तो हमने यहाँ पे निकाले था 6.80 प्लस A2R क्या है, A2 का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, A2 हमने लेंगे 0.58 ले लेंगे और R क्या निकलेगा हमारा 0.04 निकल गया। अब x प्लस
A2R, x को A2R से जोड़ लिया तो कितना निकल गया 6.82 निकल गया। इसी तरह से लोअर कंट्रोल लिमिट निकालना है तो x माइनस A2R कर देंगे, x हमें पता ही है 0.04 माइनस A2R क्या करेंगे, ये वैल्यू ले लिया, r से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें अपर कंट्रोल लिमिट भी निकल गया, लोअर कंट्रोल लिमिट भी निकल गया। अभी देखिए अपर स्पेक लिमिट अलग चीज़ होती है और अपर कंट्रोल लिमिट अलग चीज़ होती है। इसी तरह से लोअर स्पेक लिमिट अलग चीज़ होती है, लोअर कंट्रोल लिमिट अलग चीज़ होती है। अपर स्पेक लिमिट और लोअर स्पेक लिमिट डायरेक्ट आपके कहाँ से निकल जाते हैं, जो प्लस माइनस आपके स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपका अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कहाँ से निकलता है, वो फार्मूला से निकलता है। वो फार्मूला कहाँ से आता है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिए हुए हैं प्लस जो आपने जो x निकाला और r निकाला है उसको आप यूज करेंगे। यहाँ पर x प्लस A2R करेंगे अपर स्पेक लिमिट और x माइनस A2R करेंगे लोअर स्पेक लिमिट। ये दोनों चीज़ जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, R चार्ट के लिए UCL निकालेंगे, LCL निकालेंगे, ठीक है। ये x बार का UCL LCL है और ये r बार का LCL UCL है, ठीक है। आपका r बार का UCL कैसे निकलेगा, D4R होगा और LCL क्या होगा आपका D3R होगा। ये फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है, इस ग्राफ का जो अपर कंट्रोल लिमिट हमने डिसाइड किया वो कैसे किया और लोअर कंट्रोल लिमिट जो हमने डिसाइड किया वो कैसे किया, उसका ये फार्मूला है निकालने का, ठीक। तो इसके लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या है, इसमें हमने ले लिया यहाँ पे D4R। कहाँ से आया, D तो हमें पता है D4 यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू है, R हमने यहाँ से लिया मल्टीप्लाई किया, UCL निकल गया और LSL कैसे निकला, D3 इंटू R निकला। और D3 क्या है, D2 यहाँ पे हमारा निकला, सॉरी D इंटू 3R है, D2 इंटू 3R है, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें डाटा निकल गया यहाँ पे, ओके, D इंटू 3R। अभी हम देखेंगे CP कैसे निकलता है। CP निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था UCL माइनस LCL डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। अब UCL क्या है, USL क्या निकला है हमारा, अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाई क्या है 6 सिग्मा, तो हमारा निकल का है 2.04। इसी तरह से CPK क्या है, हमारा CPK है USL माइनस x डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, या मिनिमम जो इसको लेना है हम दोनों में से, या फिर x माइनस लोअर स्पेक लिमिट डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम ले लेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, CPK निकलेगा, ठीक है। बस ये निकालने का इतना सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। आपको अपर स्पेक लिमिट पता चल गया, उससे आप USL निकाल लो, USL और LSL पता चल गया आपको, उसमें से आप 3 सिग्मा से आप डिवाइड करोगे तो आपका बेसिक निकलेगा, 6 सिग्मा से निकालोगे तो आपको 6 सिग्मा का वैल्यू निकलेगा। तो 6 सिग्मा से हमने डिवाइड कर लिया तो क्या निकल गया, हमारा CP निकल गया। और जो दोनों में से मिनिमम होगा, कौन सा दोनों में से, USL माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, और या फिर x माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है, ठीक है। अपर वाला क्या है, जब हम USL जो हमने निकाला है ये वाला वैल्यू जो है हमारा, ठीक है, उसको x जब घटा देंगे हम, x के हमारा जो ये निकाला है और डिवाइड 3 सिग्मा कर देंगे तो एक वैल्यू आएगा, सपोज 1.25 आया आपको, ठीक है। और दूसरा वैल्यू हमने निकाला x माइनस 3 सिग्मा निकाला, ये आ गया। जैसे यहाँ पे देखो ये लोअर वैल्यू कितना निकला, 2.02 निकला, यहाँ पे कितना निकला 2.02 निकला, यहाँ पे 2.06 है, 2.02 है, तब वो क्या लेना, मिनिमम वाला लेना है दोनों में से। मिनिमम क्या है 2.02, तो CPK हमारा क्या निकल गया 2.02, ठीक है। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। वेरी सिंपल सीट होता है, एक्सेल का फॉर्मूला सेट किया रहता है, इस सीट में जस्ट आप वैल्यू पुट करो, डाटा अपने आप निकल करके आ जाएगा, ओके। अभी हम देखते हैं जो हमारा ये CP निकालते हैं, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बोलता है। इसका क्या है, ये आपका रेड जोन में तब चला जाएगा जब आपका प्रोसेस जो है CPK जो है आपका 3 सिग्मा से भी कम आ रहा है। 3 सिग्मा से कम आया मतलब क्या है, आप रेड जोन में हो, ठीक है, मतलब प्रोसेस आपका कैपेबल नहीं है। और 1.33 से 1.67 अगर आपका आ रहा है CPK तो क्या है, आप येलो कैटेगरी में, अगर आपका प्रोसेस क्रिटिकल नहीं है तो ये चल जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल प्रोसेस है तो आपको 1.33 से 1.67 रखना पड़ेगा। नॉन क्रिटिकल प्रोसेस है आपका तो 1 से लेके 1.3 तक भी चल जाएगा। 1.3 तक भी आ रहा है तो आपका कस्टमर के साथ बात करके या फिर आपका जो है नॉन क्रिटिकल है आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो कंडीशनली। लेकिन मिनिमम है अगर आपका क्रिटिकल के लिए 1.67 और अगर नॉन क्रिटिकल है तो 1.33 अगर मिनिमम आ रहा है तो आपका जो CP के निकल रहा है वो उसकी कंडीशन क्या है, गुड है। प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है, गुड है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, ओके है, ठीक है। अगर आपका मिनिमम 1.67 से ऊपर आ रहा है तो अच्छा है,
ठीक है। नहीं तो कम से कम अगर नॉन क्रिटिकल प्रोसेस है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल नहीं है, तो 1.33 भी आ रहा है तो आपका अच्छा है। लेकिन अगर इससे कम होता है तो आप येलो कैटेगरी में चले जाओगे, और 1.33 से भी कम हो जाता है और 1 से कम आ जाता है आपका नॉन क्रिटिकल के लिए, तो आप रेड कैटेगरी में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए कहते हैं CPK मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.67 फॉर क्रिटिकल प्रोसेस और 1.33 फॉर नॉन क्रिटिकल प्रोसेस। ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। अपने प्रोसेस का कभी भी CPK 1.67 से कम नहीं आना चाहिए अगर वो क्रिटिकल है तो। ठीक है, अगर क्रिटिकल नहीं है तो मिनिमम जो अलाउड है 1.33 तो आना ही चाहिए। ये भी नहीं आ रहा है तो आपको प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से डाटा लेना पड़ेगा और स्टडी आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा। ओके, अभी जानते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी जो हम कर रहे हैं, CPE निकाला, CPK निकाला, PP और PPK निकाला। अभी लास्ट फार्मूला में हमने देखा था CPE और CPK कैसे निकालते हैं, और सेम फार्मूला के थ्रू हमने लॉन्ग टर्म का डाटा फीड करेंगे तो PP और PPK हमारा निकल जाएगा। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है? A process capability study is the end result of the analysis done on the process output data। मतलब जो प्रोसेस का हमारा आउटपुट डाटा है उसको एनालिसिस करने का ये हमारा एंड रिजल्ट है, जो हमें बताएगा प्रोसेस कितना कैपेबल है। और क्या बता रहा है? ए प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी रिफ्लेक्ट व्हाट आवर कस्टमर सीज, मतलब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से देख पाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को हम कितना मीट कर रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस का कैपेबिलिटी बताता है। और क्या बताता है? इट इंडिकेट्स व्हाट आवर शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म सिचुएशन लुक लाइक, मतलब शॉर्ट टर्म में हमारा परफॉर्मेंस कैसा था और लॉन्ग टर्म के डाटा के साथ हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, और उस हिसाब से आगे कंडीशन कैसा रहेगा प्रोसेस का, उसके ये हमें एक गाइडेंस देता है। और क्या? रिकॉग्नाइज हाउएवर दैट आवर प्रोसेस नीड टू बी स्टेबल इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एज वेल एज कैपेबल, मतलब कि हमारा प्रोसेस कितना स्टेबल है और कितना कैपेबल है उसको भी रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। और बिफोर एनीथिंग वी मस्ट हैव टू फेथ इन आवर मेजरमेंट्स हेंस वी नीड फॉर ए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, मतलब ये सब करने से पहले आपको MSA तो करना ही करना है, तभी जा करके आप इस डाटा के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है इसमें, जो भी हमने भी स्टडी किया है अभी CPE और CPK के ऊपर में जितना बात किया, PP और PPK पे जो भी हमने बात किया, इसको करने का एक ही मकसद है, जो हमारे प्रोसेस की वेरिएशन कितनी है। ठीक है, कोई प्रोसेस हमारा है जो पार्ट हम बना रहे हैं उसकी वेरिएशन कितनी आ रही है, इसको बताने का, ये आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसके थ्रू हम शॉर्ट टर्म डाटा भी शॉर्ट टर्म डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं CPE CPK के थ्रू, और लॉन्ग टर्म डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं PP और PPK के थ्रू। CPE और CPK हमें बताएगा प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या है और प्रोसेस कैपेबिलिटी की इंडेक्स क्या है, और PP और PPK बताएगा कंप्लीट जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है प्रोसेस का वो कैसा है, और पास्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स क्या है, वो कितना सेंटर्ड है डाटा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमें बताता है। ठीक है, ये हमें पूरे हमारा प्रोडक्शन सिस्टम का एक एनालिसिस करके टूल बता देता है, हम कितना सिस्टमेटिक, कितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के टारगेट के सेंटर्ड होके हम काम कर रहे हैं, मतलब उसने हमें लिमिट जो दिया उस लिमिट से हम कितना क्लोजली काम कर रहे हैं। लिमिट उसने कुछ और दिया, हमने उसके आउटसाइड से ले गए तो हो सकता है इन टर्म्स फ्यूचर आपको दिक्कत आ जाए। ओके, इसलिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, और जब भी नई डेवलपमेंट होती है तब भी कस्टमर मांगता है, जो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है जो हम जो प्रोसेस जो भी हम पार्ट नया डेवलप कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पार्ट को बनाने के लिए इनका प्रोसेस कितना कैपेबल है। ठीक है, ये कितना स्ट्रॉन्ग इनका परफॉर्मेंस है, पास्ट डाटा क्या है, उसलिए वो हमसे CPE और CPK स्टडी या PPE और PPK स्टडी करवा के लेते हैं। ओके, तो इसमें बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई फार्मूला में आपको दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको कमेंट करें आप, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अगली ट्रेनिंग के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। ठीक है, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।